हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राउनी। तो आज हम लोग बात करना है हिस्ट्री ऑफ गैम्बलिंग के बारे में कि कैसे जुए सट्टे की शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़ा। आगे इस चैनल पे और भी वीडियोस आएंगे। खैर ये मेरा पहला वीडियो है, आगे चल के हम लोग पूरी बात करेंगे। और ये चैनल मैं बता दूँ बाकी टिप्सटर्स की तरह नहीं रहने वाला है, जो ज़्यादातर आपको सिर्फ फालतू की बातें करते हैं और अच्छे से नहीं समझ। ये चैनल में अगर आप जुड़ेंगे तो ये एकदम सबसे अलग है। ये बाकियों की तरह नहीं है, इधर आपको अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये एक अलग कल्पना है जिसको मैंने शुरुआत की है पंटर्स की मदद करने के लिए, बाकी लोग टिपर्स की तरह नहीं। खैर मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कैसे गैम्बलिंग की शुरुआत हुई, कैसे आगे बढ़ा। जैसे मैंने लिखा है गैम्बलिंग में एक जो मैं आगे जो चैनल बढ़ेगा उसमें आपको एक चीज़ सबसे ज़रूरी याद रखनी है। जो आप पूछोगे कि गैम्बलिंग में कमा सकते हैं कि नहीं, मैं आपको बता दूँ आप गैम्बलिंग में कभी नहीं कमा सकते। गैम्बलिंग यानी एक वो है जिसमें एक हाउस एज बनी रहती है। अगर आप हाउस एज को बीट कर सकते हैं तो ही आप कमा सकते हैं। और हाउस एज अगर आप बीट कर पा रहे हैं, अगर आप हाउस एज से आगे बीट कर पा रहे हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं है, फिर वो एक तरीके का बिजनेस है। तो ये आगे की कल्पना है मेरी, जिसको सोच के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आगे चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैम्बलिंग की जो डेफिनेशन है वो एक तरीके का एंटरटेनमेंट कह सकते हो आप। एंटरटेनमेंट के लोगों को खेलने में मज़ा आता है। एक जो कहते हैं ना डोपामीन रश मिलता है जब भी आप देखते हो छक्का चौका पड़ रहा है, तो गैम्बलिंग से आपको एक डोपामीन मिलता है, क्योंकि वो इसलिए उसको एंटरटेनमेंट उसमें है कि दैट इन्वॉल्व्स रिस्किंग समथिंग, यानी आप किसी ना किसी चीज़ को रिस्क पे लगा रहे हो। यानी अपना मेनली पैसा ही है जो भी आप रिस्क पे लगा रहे हो। वैसे तो लोग और भी चीज़ें लगाते हैं एक अनसर्टेन इवेंट की उस पर। अगर आप वही अनसर्टेन इवेंट को प्रिडिक्ट कर पाओ या उस अनसर्टेन इवेंट को कहीं ना कहीं सही गेस कर पाओ तो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग नहीं कहलाएगा। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो ये बहुत पहले से चलता आया है हिस्ट्री में। पहले जैसे बताते हैं ना आपने यहाँ गेम ऑफ चांस स्किल एंड स्पेकुलेशन। चांस यानी जो आपको कोर्ट की अगर आपने जजमेंट सुनी हो जिसके बेसिस पर उनने फैंटेसी और रमी को लीगल कर रखा है, तो वो गेम ऑफ उनने स्किल बताया है कि उसमें स्किल। और ये क्रिकेट बैटिंग या बाकी स्पोर्ट्स को रूल वगैरह को गेम ऑफ चांस बताया। खैर वो तो वही जाने, आगे इस पर बात करेंगे। फिर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ गैमलिंग। तो जैसे कि जानते हैं ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो खैर ऑनलाइन आईडीज़ और ये सब चीज़ें आ गई हैं। जो जुए का और सट्टे का इतिहास है वो इससे बहुत पहले से चलता आया है। तो जो पुराना एंशिएंट टाइम जो कहते हैं, यानी कुछ बहुत हज़ार साल पहले, तो उस वक्त भी पाया जाता था कि लोग उस वक्त भी जुआ खाना हुआ करते थे। जहाँ लोग स्पेसिफिकली जुआ, उस टाइम तो राजाओं का राज था, तो उनके टाइम पे तो ऐसा कुछ वो नहीं था लीगल प्रोविज़न उनके लिए। उस टाइम पे तो आप कुछ भी कर सकते थे। तो उस टाइम पे ये डाइस वगैरह का बहुत वो यूज़ था कि डाइस यूज़ करते थे वो लोग गैम्बलिंग वगैरह में, अगर आप सुना होगा आपने तो। उसके बाद आते हैं मेडिवियल टाइम पीरियड में, यानी अभी कुछ 100 साल पहले या 200 साल पहले। उस टाइम पे जो भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, उस टाइम पे यूरोप के टाइम यूरोप और अमेरिका इन सब कंट्रीज़ में गैम्बलिंग बहुत पॉपुलर हुई। उस टाइम जो भी उन्हें हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाना शुरू किया, कार्ड गेम्स और लॉटरीज़ खुलना स्टार्ट हुई। लॉटरीज़ जो कि एक तरीके से फ़िक्स रहती थी और उनके बेनिफिट के लिए बनी थी। और उस टाइम पे मेन कह सकते हैं उस टाइम पे मेन पॉपुलैरिटी गेन हुई गैम्बलिंग की। जो अमीर लोग थे सिर्फ उन तक, जो कॉमन मैन था उस पर तो अभी तक पहुंचा है। अभी पहुंचा है जब से ये आईडीज़ और ये इंटरनेट इजीली अवेलेबल हुआ है, तो ये ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो पाया है कॉमन लोगों के लिए। उस टाइम पे सिर्फ राजशाही और अमीर लोगों के लिए था। वही लोग, आपने सुना होगा कि पुराने टाइम के राजा, आप सुनते होंगे कि घोड़ों की रेस पे पैसा लगा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, गोल्फ कोर्स में जाके रेस कोर्स में पैसा लगा रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के अभी के टाइम में कितने सारे कार्ड गेम्स बन चुके हैं, बकरा, ब्लैक जैक, तीन पत्ती, ये सब। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उसका बेनिफिट एक ये भी मिला कसिनोज़ को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने सुना होगा जब मशीन स्टार्ट हुई, पहले सारा काम लेबर, हैंड लेबर करती थी। उसकी वजह से जैसी मशीन्स आई तो कसिनो का राइज हुआ। लोगों ने एक स्पेसिफिक प्लेस बना दी जहाँ पे वो कर सकते थे, जो एक तरीके से लीगली डिफाइंड थी। फिर आते हैं स्पोर्ट्स बेटिंग पे। मेन जो आपने सुना होगा कि टेनिस, फुटबॉल, पहले तो ये सब था। पहले स्पोर्ट्स इतना खेला नहीं जाता था। पहले मेन जो गैम्बलिंग होती थी वो होती थी लॉटरी पे, कार्ड्स पे, डाइस पे, इन सब चीज़ों पे। फिर जैसे ही स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि हॉर्स रेसिंग, ये क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, तब मेन इसमें स्टार्ट हुआ। पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ऐसा था कि आप ही मुझसे लगा लो, जैसे दो लोग हैं उनने आपस में लगा ली बेट कि ये टीम जीतेगी ये हारेगी। अगर कोई भी हारा जीता तो उसने सामने वाले को पे कर दिया। पहले ऐसा था।
फिर जैसे ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होने लगा, या जैसे सब मेन तो हॉर्स रेसिंग से स्टार्ट हुआ था, जो भी स्टार्ट हुआ था स्पोर्ट्स बेटिंग में भी हॉर्स रेसिंग से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। फिर उसके बाद बुकीज़ आने लगी, जिनको अपन इंग्लिश टर्म में बुक मेकर कहते हैं, प्रोफेशनल टर्म्स में बुक मेकर आने लगे 19 सेंचुरी यानी 1800 साल के आसपास। उन्होंने ऑफ़र किया ये भाव वगैरह, उन्होंने स्टार्ट किया कि भाव की ट्रेडिंग ये वो, उन्होंने एक इसको प्रोफेशनल तरीके से लाया। उससे पहले सब अनप्रोफेशनल तरीके से होता था। पर जैसे ही बुक मेकर्स आए, बुक मेकर्स में आप सुन सकते हो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि दफ़ा बेट, बेट फेयर, बेट 365, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, इनको बुक मेकर्स भी कहा जाता है। ये लोग स्टार्ट किए कि कैसे हम लोग एक इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेशन दे सकते हैं, वो सब दे सकते हैं। उस टाइम से ये थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ। फिर अभी तो आपने देखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे ही इंटरनेट और मोबाइल आया तो आप लोग जैसी खुद ही आप लोग आईडी खोल के बैठ सकते हैं, या जहाँ चाहें वहाँ पैसे लगा सकते हैं, रूले पे, इस पे, उस पे। आजकल नई नई वेबसाइट्स आ गई हैं स्टेक जैसी, जिस पे आप पैसा लगा सकते हैं। उसने एक तरीके से ड्रास्टिकली पूरा बदल दिया। आज के टाइम में हर कोई बंदा आप देखेंगे तो फ़ोन में स्टेक खोला रहता है, या कोई क्रिकेट आईडी खोला रहता है, किसी मैच पे लगा रहा होता है पैसे। ये मेन हुआ आज के टाइम पे। जो पुराना टाइम था उसमें ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में आपको बुकी को कॉल करना पड़ा। फिर ये आया तो लोगों को आजकल एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी एडिक्शन, तो आप देखेंगे तो मैच भी कितने सारे मैच आते रहते हैं। वो स्टार्ट हुआ अभी से 21st सेंचुरी, अभी मोटा 10 साल पहले, 20 साल पहले, जैसे जियो, इंडिया की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जियो आया तब से ये स्टार्ट हुआ कि इसको ऑनलाइन आईडीज़ में बदल गया है जो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीगलाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है यूएसए और यूरोप, इन सब कंट्रीज़ में, यूएसए कंट्री में तो लीगल है ऑब्वियसली ज़्यादातर, वो जुआ जो भी आप कहते हैं, रूले, कसिनो, स्लॉट्स, वहाँ सब लीगल है। स्पोर्ट्स बेटिंग भी लीगल है, आप लीगली वहाँ कमा सकते हैं और टैक्स भर सकते हैं। और पर यूरोप में भी, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें भी, पूरा यूरोपियन यूनियन में सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट लीगल है कि आप चाहें तो कहीं पे भी कसिनो में जाके बेट कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। किसी भी फुटबॉल मैच, किसी भी अलग मैच, क्रिकेट मैचेस तो खैर वहाँ ज़्यादा होते नहीं हैं, वहाँ जाके आराम से बेट कर सकते हैं और लीगली उस पर जीत के टैक्स भी पे कर सकते हैं। फिर आती है बात एशिया की। एशिया में भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में लीगल है, पर एशिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम में तो इसको हराम माना गया है, तो उनमें तो ज़्यादातर बैन है। पर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ भी इनने बैन कर रखा है। इंडिया में तो आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। खैर इस पे आगे चल के मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने उसको गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल के उसमें बांटा हुआ है कि अगर गेम ऑफ चांस है तो वो इलीगल है, पर गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। अब आप बताइए कि जो फैंटेसी है या रमी है, रमी में भाई कौन सा स्किल है भाई? अगर स्किल है भी तो पत्ते याद रखना, पर इसमें अगर आप क्रिकेट में बेट कर रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा स्किल हुआ ना। आप पता कर सकते हैं कि पिच कैसी है, आप पता कर सकते हैं बॉलर कौन सा है, आप पता कर सकते हैं बैट्समैन कैसा है, आप पता कर सकते हैं वेदर कैसा है, आप पिछले मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये आगे चल के वो होना ही है, उस पर कोर्ट में बहस, और कहीं ना कहीं इसको गेम ऑफ स्किल बनना ही है आगे चल के। अगर आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा आज, क्योंकि ये चल नहीं सकता, किसी न किसी बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा एक दूसरे को कि एक तरीके से आप फैंटेसी को लीगल करके रखें और आप इसको क्रिकेट को, बैटिंग को, बाकी सब चीज़ों को इलीगल करके रखें, क्रिकेट, बैटिंग, इन सब चीज़ों को। तो उसको तो खैर चैलेंज होना ही है। गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू भी आएगा जैसे ये सब लीगल हो जाएगा ना। ये लोग आज के टाइम पे इतना कमाते हैं जितना सोच के बाहर है। खैर फिर हम लोग बात करते हैं हाउसेज। आपने सोचा होगा कि आप हारते क्यों हैं? अगर मेन रीज़न आप सब हटा देना तो वो बनता है हाउसेज। आपके जो लॉस का कारण है वो है सिर्फ़ और सिर्फ हाउसेज मोस्टली, क्योंकि जो भी आप पैसा बेट कर रहे हैं, एक तरीके से आप समझो बुकी एक तरीके से उसमें कट मार रहा है। आप जो भी बेट कर रहे हैं, जैसे आपने ये रूले सुना होगा, रूले सिंगल नंबर लिखा है इसमें, सिंगल नंबर यानी जिसमें 1 0 रहता है, उसमें हाउसेज है 5.26%। यानी कि अगर आप हर बार सोचिए एक तरीके से कि हर बार आप 1 करोड़ रुपए बेट कर रहे हैं तो आप हर बार 5 लाख रुपए हार रहे हैं एक तरीके से। वो हाउस एज की तरीके से आप दान में दे रहे हैं। ब्लैक जैक, अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी की, जो उसका ब्लैक जैक का चार्ट आता है, अगर ब्लैक जैक आप गेम को, जिनको नहीं पता हो, वो 21 में आपका क्लोज, खैर वो छोड़िए, तो इसमें आपका हाउसेज बनता है 0.5%, विच इज़ सबसे लोएस्ट ऑफ दी ऑल गेम्स। उसमें आपको पता करना रहता है कि कब आपको स्टैंड करना है, कब हिट करना है। इसमें 0.5%। अब मेन बात करते हैं जिस बैकग्राउंड में हम लोग जो हैं या जहाँ भी हम लोग हैं, वो है क्रिकेट में अगर आप देखें तो भाव में आपने देखा होगा 1 पैसे का डिफरेंस रहता है मैच ऑड्स में, पर जो बुक मेकर है वहाँ 5-6 पैसे का भी डिफरेंस रहता है। उसको कहते हैं बुकी की हाउस है, यानी वो लगाने वाले से, मान लीजिए आप हो, आप एक प्लेयर है ए, एक प्लेयर है बी, आप ए हो के आपने 1 करोड़ रुपए एक टीम पे लगाए 75 पैसे पे,
आपको 75 लाख मिलने को है 75 लैक्स, पर वही किसी ने 80 पैसे पे 80 पैसे पे 1 करोड़ खाया, तो उसके 80 लाख जाने को, तो बुकी का देखा जाए 80 लाख माइनस 75 वो 5 लाख एक टीम पे प्लस हो गया विदाउट कुछ। वो ये है बुकी का हाउस एज। यही आप सेशन में देखें तो 1 रन का डिफरेंस रहता है, आपने देखा होगा, जैसे मान लो 10 ओवर का सेशन खोला 78 79, तो जो 1 रन का डिफरेंस है वो बुकी का हाउस है। 78 नॉट करने पे अगर 78 बन गए तो आपका पैसा चले गया, वही अगर 79 यस किया और 78 पे रुक गया तो भी आपका पैसा चले गया। ये है बुकी का हाउस एज। इसको एक तरीके से कहते हैं कि जितने भी लोग बेट कर रहे हैं, मेन आप देखेंगे तो जितनी भी बार सेशन यहाँ फंसता है बुकी वहाँ बहुत कमाता है ओपन सेशन में। और ऐसा नहीं, यही मेन तरीके से बुकी एक तरीके से कमाते हैं हाउस एज पे जितनी भी बेट लगती है। इसलिए कोई भी बुकी ज़्यादातर ये नहीं सोचता कि मेरे पास 1 पैसे के लोग ना खाएं, 1 पैसे का लगा, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेट लगे उसके पास, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर हो। यही एक मेन वजह है जिससे आप कह सकते हैं जहाँ से बुकी पैसा कमाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे मेन, आपको सबको पता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, फिर भी अपन लोग खेलते हैं। पर अगर यही जुए को अगर ध्यान से खेला जाए, जुआ एक तरीके से जिसका आप रिज़ल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर अगर आप इसका रिज़ल्ट प्रेडिक्ट कर पाओ और आप इसको अपने कंट्रोल में कर पाओ, जुए के कंट्रोल में, आप देखोगे तो इस्लाम में ये हराम है, ये क्रिश्चियन धर्म में हराम है, मतलब क्रिश्चियन धर्म में बैन है। कोई भी रिलीजन या कोई भी जिसमें आप भले आप एथिस्ट हो, तो आप में खुद ना इतना दिमाग है कि आपको पता है कि नहीं खेलना चाहिए। जितनी भी पुरानी कहानियाँ हैं इसमें आपको पता चलता है, अगर आप हिंदू हैं तो आप महाभारत के बारे में सुना होगा आपने कि कैसे पांडव जो कहते थे, जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धा, युधिष्ठिर जैसा धर्म वाला आदमी, भीम जैसा ताकतवर, अर्जुन जैसा, ये लोग अपनी बीवी को हार जाते हैं, अपने राजपाट को हार जाते हैं। क्यों? कि उनको भी एक तरीके से क्या है इसमें, क्योंकि वो उनको पता है कि जो भी जुआ है, जुआ से कोई कभी नहीं जीता। एक तरीके से जो कहा जाता है पुराने टाइम में, आप जितनी भी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जैसे कि अपन लोगों ने अपने बड़ों से सीखा है कि उनकी बात कहीं ना कहीं माननी चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर गौर करना चाहिए, तो लोग तब भी खेलते हैं। जब आपने सुना है कि युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट, जो भी पूरा इंद्रप्रस्थ था, जो एक तरीके से कहते सोने का वो था राज, वो पूरा हार गए थे। उसके बाद अपनी पूरी दौलत हार जाते हैं, उसके बाद अपने भाइयों को हार जाते हैं और अपनी एकदम बीवी को भी हार जाते हैं। ये कहते हैं कि ये है जुए का एक तरीके से इफेक्ट। ये युधिष्ठिर जैसे धर्म वाले आदमी जुए पे कहते हैं ना कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए तब भी ये पता होने के बावजूद भी आप लोग जुआ खेलते हैं। पर मैं इसको बताऊँ कैसे इसको अच्छे से खेलना है, अगर आप खेल ही रहे हो और इसमें कैसे जीतना है। अगर जुए को जुए की तरह नहीं खेल के, मैं जैसे बताया बाकी टिप्परों की तरह ये चैनल नहीं होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग से कैसे बनाना है, अलग से कैसे इसको जुए की तरह नहीं खेल के एक बिज़नेस की तरह करना, जहाँ बुकी की आपके ऊपर एज ना हो, जो अपन ने पीछे पढ़ा ना कि बुकी की एज है, जहाँ आपकी एज बुकी के ऊपर हो। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ऐसी चीज़ें डेवलप करना जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। वो लोग तो बस आपको टिप दे के चले आते हैं, मैं आपको खुद एक असली पंटर बनाऊँगा और ख़ुद बताऊँगा कैसे खेल के जीतते हैं। फिर उसके बाद आपने जैसे अभी बात कर रहे थे अपन लोग कि कैसे द्रौपदी को ये सब हुआ, द्रौपदी का कहते हैं वस्त्र हरण हुआ, भले ये सब कहते हैं ना जुए में, यही चीज़ आप अपनी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग ऐसे हो गए जो अपना बहुत कुछ हार चुके हो गए, बहुत सारे लॉस में हो गए, बहुत सारे कर्ज में हो गए। तो ये सब एक तरीके से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि कहीं ना कहीं जो भी इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है। तो यही चीज़ आप भी देख सकते। पर ऐसा नहीं, अगर आप, मैं तो अभी आपसे कहता हूँ अगर आप लॉस में भी तो अभी इसको छोड़ दो, जब आपके पास अच्छा कैपिटल हो तब इसको मेरे तरीके से फॉलो करके देखिए, आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। इसमें कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत है, पर अगर आप इसको दिमाग पे कंट्रोल कर पाए वही। फिर उसके बाद ये अपन ने देखा है कि एक तरीके से महाभारत से एक बहुत बड़ी सीख ये है कि कैसे आपको जुए से दूर रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंस जो कि है, आप सब कुछ हार सकते हैं अपना। लोग तो आजकल कैसे सुनते हैं ना कि अपनी बीवी भी हार जाते हैं, क्या जो न्यूज़ में सुनने में आता है, जो कॉमन मैन की भाषा में सुनने में आता है। इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप जुए में हार कितना भी सकते हैं। आप जैसे कहते हैं ना लोग, कोई ना कोई मजाक में आपने रील्स में सुना होगा कि आप जुए में हार सकते हैं बस 100% पर, जीत सकते हैं 10,000 पर ऐसा नहीं होता। लोग हारने को इतना हारते हैं और जीतते इतना कम है। मेन वही रीज़न एक ये भी होता है उनकी हारने का। तो उसके बाद हम लोग बात करें गेम ऑफ चांस एंड स्किल, जो पीछे अपन ने बात की ना कि गेम ऑफ चांस एंड स्किल पे कैसे गवर्नमेंट ने इलीगल और लीगल कर रखा है। तो एक जैसे गेम ऑफ चांस होता है जिस कोई भी जो भी रैंडम इवेंट है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे आपने रूले पे एक बॉल घुमाया, अब वो किसी पे उसमें आए 36 नंबर में, आप कहीं ना कहीं उसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो 36 में किसी भी नंबर पे आए, आप उसको प्रेडिक्ट करना आपके लिए नामुमकिन है एक तरीके से। वो 36 में कहीं भी गिर सकता है, वो जो है ना कि 1 पे गिर जाए, 2 पे गिर जाए। ये है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल ये है कि आप किसी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पोकर में आप लोग कहते हैं कि लोग फेशियल एक्सप्रेशन देख के प्रेडिक्ट कर लेते हैं
कि क्या इस बंदे के पास कार्ड है, क्या करना है। ब्लैक जैक में लोग कहते हैं कि आपको कहाँ हिट करना है, कहाँ स्टैंड करना है, कब आपको डबल करना है। एक तरीके से ये गेम ऑफ स्किल्स में आता है। पर खैर गवर्नमेंट की जो अपन ने पीछे बात की, उनने तो बहुत फालतू में रमी और फैंटेसी को गेम ऑफ स्किल बनाए हुए और क्रिकेट बैटिंग को गेम ऑफ चांस, जो कि एकदम ही वाहियात है। फिर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर, आगे चल के जो गैमलिंग का फ्यूचर है। अभी तो अपन लोगों ने इतिहास के बारे में बात की और प्रेजेंट के बारे में। जो फ्यूचर है वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ते जा रहा है लोगों का मोबाइल के प्रति। हर इन्फ्लुएंसर, बड़ा इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बता रहा है, और बता रहा है मैं इतने जीता उतने जीता। तो फ्यूचर तो जो कॉमन लोगों का है वो तो बहुत ही ख़राब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। पर वैसे गैम्बलिंग के फ्यूचर की अगर बात करते जाए तो आगे चल के, पहले आपने देखा होगा अब क्रिप्टो करेंसीज़ आ गई हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या है, पहले आपको पेमेंट करने में हज़ारों दिक्कत आती थी, बुकी का अकाउंट काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं। पर जैसी क्रिप्टो करेंसीज़ आई हैं अब सब कुछ इनक्रिप्टेड है। अब सब कुछ इनक्रिप्टेड है। आप जब चाहे क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट के बाद आपका कोई आपको ट्रेस भी नहीं कर सकता। जैसे यूपीआई में कहते हैं आप गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बाहर हो क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज ब्लॉकचेन की तरीके से वो एक तरीके से हर एक चेन लिंक्ड है हर एक ट्रांजैक्शन से, तो उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कोई गवर्नमेंट। वो एक तरीके से पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि आपने देखा होगा मेजर जो स्टेक जैसी वेबसाइट्स है वो भी क्रिप्टो में डिपॉजिट्स लेती हैं, और अब तो नॉर्मल आईडीज़ भी लेने लगी हैं। ये धीरे धीरे तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बाहर चले जाएगा कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएगी क्रिप्टो करेंसीज की उससे। अब बात करते हैं, अब तो आपने देखा होगा कितने बैटिंग ऑप्शंस आ गए हैं। पहले कितने सिर्फ एक दो मैच आते थे, अब तो वर्चुअल रियलिटी वीआर मैचेस में आप बैट कर सकते हो। सोचो अब उसमें ई स्पोर्ट्स आ गए हैं कि कोई बंदा पबजी खेल रहा है, बीजीएमआई खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, ई स्पोर्ट्स में आप बैट कर सकते हो। वो तो लाखों, आपने देखा हो लाखों ऑप्शंस आ गए हैं। आप किसी भी स्पोर्ट में किसी भी वक्त किसी भी उसमें बैट कर सकते हैं। फिर उसकी मदद से एआई की मदद से आप देखेंगे कहीं ना कहीं बुकी जो, या ये जो मेन पॉइंट है ना डेटा एनालिटिक्स एंड, ये ही एक मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पे अपन खेलेंगे। जो आगे चल के चैनल में काम होगा ना वो डेटा एनालिसिस और एआई के बेसिस पे ही होगा, जिसमें आप बुकी के ऊपर अपनी हाउसेज पाएंगे। जहाँ तक इसमें लिखा है ना एडवांस डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर हेल्पिंग प्लेयर्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस एंड बुक मेकर्स प्रेडिक्ट आउटकम्स। यानी एआई की मदद से या डेटा एनालिस्ट की मदद के बुकी प्रेडिक्ट कर पा रहे कि किस मैच में क्या भाव चलाना चाहिए, किस में क्या रखना चाहिए। ये सब वो डेटा एनालिसिस की वजह से कर पा रहे हैं, और एआई की वजह से वो सब ये चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं। पर यही अगर, मेरे को नहीं लगता कि ये इंडियन बुकीज़ या कहीं की बुकीज़ ने इम्प्लीमेंट करा है, पर अगर इसके बेसिस पे खेला जाए तो आप बुकी के ऊपर खुद की एज बना सकते हैं। बुकीज़ के पास इतनी नॉलेज नहीं, अगर आप इतनी नॉलेज एक्वायर कर लो ना तो आप बुकी के ऊपर अपनी एज बना सकते हैं, जिसकी मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। इसलिए मैंने बताया ना ये नया प्रयास है, एक नई सोच है जो आप सबके अंदर मैं जगाना चाहता हूँ। आप इतने टिपर्स को फॉलो करके तो आपका कुछ हुआ नहीं। अब आप एक बार मेरे को फॉलो करके देखिए। आप अगर, मैं तो कह रहा हूँ भले टिपर्स ने सब सही काम किया, आपको भी पता है उन्होंने कितना सही काम किया, सबको लूटा ही है, पर मान लो उन्होंने सही भी काम किया तो आपकी दशा तो नहीं सुधरी ना, आप वहीं के वहीं हो। मैं एक ये नया प्रयास करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं आपकी स्थिति सुधार। सब टिपर तो अमीर बन गए, सब टिपर ने घर ले लिया, पर आप में से कितने लोग अमीर बन गए टिपर्स को फॉलो करके। चलो तो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो। मैं आपसे बोलूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं डाली जा सकती, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं, मैं एक नई कोशिश में प्रयास कर रहा हूँ, कब पता नहीं चैनल उड़वा दे मेरा, कब चीज़ें बदलवा दे। तो मैं बोलूँगा @द किंग क्राउनी या तो ज्वाइन कर लीजिए इधर डिस्क्रिप्शन में जाके, या टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।